Hello students, welcome to DCM classes. Today we will be solving the 25th June questions which are asked in JEE Main 2022 और ये शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस हैं। ये JEE Main 2022 में कुछ पूछे गए हैं और ये जो अभी एग्जामिनेशन चल रहे हैं और बाकी क्वेश्चंस भी मैं डाल दूंगा। ये क्वेश्चंस उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है, तो वो अपने आंसर से सॉल्यूशन आंसर चेक कर सकते हैं कि उनका आंसर सही आया है कि नहीं, या फिर और ये उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो जो एग्ज़ाम देने वाले हैं आगे की आने वाली शिफ्ट में, क्योंकि इन क्वेश्चंस पे जो कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं वही रिलेटेड कॉन्सेप्ट ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में है कि उन रिलेटेड कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा पूछे जाएंगे आप लोगों से। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फिजिक्स का ए मेटालिक प्लेट हैविंग थिकनेस d/2 इज प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट सेपरेशन d, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स न्यू कैपेसिटेंस टू द इनिशियल कैपेसिटेंस। अब इसमें क्या है कि हमें पता है कि जब भी एक नॉर्मल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए होता है, तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन स्मॉल डी, बेसिक वैल्यू होती है ये। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके पास कोई भी एक कंडक्टिव प्लेट डाली जाती है, जिसकी कंडक्टिंग मेटालिक प्लेट है तो इसकी कंडक्टिविटी इन्फिनिटी होगी। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई भी कंडक्टिव प्लेट डाली जाती के और जिसकी थिकनेस टी है, तो उस केस में जो कैपेसिटेंस हो जाता है वो हो जाता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब यहाँ पर क्या है कि हमें दिया हुआ है कि इस गिवन कंडीशन में टी इज इक्वल टू d/2 एंड के इज इक्वल टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर हम निकाल देते हैं वैल्यू डाल के, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस डी अपॉन टू इंटू प्लस टी बाई के इज इन्फिनिटी, तो टी बाई के विल बी जीरो, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो यहाँ पर सी एफ अपॉन सी आई की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि सी एफ अपॉन सी आई इज इक्वल टू 2। ये हो गया आपका आंसर। तो इसका आंसर होगा 4। ये क्वेश्चन था, ये इजीली सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Next question is, in young double slit experiment the intensity at the screen due to each slit are in the ratio of 1:4। यानी कि हमें क्या दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, अगर हमने इस स्लिट को 1 और नीचे वाली स्लिट को नंबर 2 बोला है, तो इंटेंसिटी ऑफ स्लिट I1/I2 इज गिवन टू बी इक्वल टू 1/4 इफ द रेशियो ऑफ आई मैक्स प्लस आई मिनिमम बाई आई मैक्स माइनस आई मिनिमम इज 5/x। अब हमें पता है कि आई मैक्स की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर, और आई मिनिमम की जो वैल्यू होती है वो होती है √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर। अब यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, आई मैक्स प्लस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स माइनस आई मिनिमम इज इक्वल टू 5/x। तो इसको अगर आप, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम प्लस 1 अपॉन आई मैक्स बाई आई मिनिमम माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5/x। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, आई मैक्स बाई आई मिनिमम का रेशियो निकालना पड़ेगा। आई मैक्स बाई आई मिनिमम इज इक्वल टू √I1 अपॉन I2 प्लस 1 होल स्क्वायर बाई √I1 बाई I2 माइनस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर I1/I2 इज 1/4, √I1/I2 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो ये होगा 1/2 प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 1/2 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 9, नीचे वाला हो जाएगा 1, 9/1, 2 कैंसिल हो जाएंगे, 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 9 प्लस 1 अपॉन 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 5/x। तो विच कैन बी रिटन एज 10 अपॉन 8 इज इक्वल टू 5/x। इसको मैं कैंसिल करूँगा, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, यानी कि x की वैल्यू मेरी 4 हो जानी चाहिए। तो x की वैल्यू 4 है, आंसर शुड बी योर 4। तो इसका आंसर होगा 2, करेक्ट। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। Third question is, if the degree of freedom of an ideal gas is F, then the ratio of Cp by Cv will be।
अच्छा, अब हमें ये पता है कि एक्चुअली में किसी भी गैस की अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है वो RT/2 होती है। मैं नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर 1 ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से जो एसोसिएटेड होती है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से, वो एनर्जी इतनी होती है, ये हमें पता है। अब हमारे पास F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो फॉर F के लिए हमारे पास कितनी एनर्जी होगी, FRT/2। एक्चुअली डेल्टा टी होता है चेंज इन टेम्परेचर, है ना। ये हमें पता होता है कि बिकॉज दिस इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद ऑल द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द गैस। तो ये जो गैस हो, ये जो एनर्जी होगी, दिस विल बी इक्वल टू द टोटल इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी हमें पता है वो होती है हमेशा CV डेल्टा टी। NCV होती है, मैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स पहले ही बता चुका हूँ, 1 ले रहा हूँ, तो ये CV डेल्टा टी हो गया। यानी कि आपके पास क्या आया, CV इज इक्वल टू FR/2 आ गया। हमें एक और चीज़ पता है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है। तो यहाँ पर CP की वैल्यू हो जाएगी आपकी FR/2 प्लस R, यानी कि F/2 प्लस 1 × R हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है CP/CV का रेशियो निकालना है। CP/CV का रेशियो निकाल देते हैं फिर। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस F/2 × R अपॉन FR/2। R कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 1 + 2/F। तो इसका मतलब CP/CV की जो वैल्यू हो गई, दैट इज इक्वल टू 1 + 2/F। ये आपका आंसर होना चाहिए, विच इज एक्चुअली में सेकंड ऑप्शन है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ R डिपेंड्स ऑन x एंड y एज गिवन बाई, कि मुझे ये दिया हुआ है कि R इज गिवन बाई AX³ y⁴1/2। R इज इक्वल टू AX³ y⁴1/2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन डेल्टा R बाई आर। परसेंटेज एरर क्या होगा, डेल्टा R/R इंटू 100 इज इक्वल टू, अब डेल्टा ए तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा A/A अगर आप निकालेंगे इंटू 100, ये तो जीरो हो जाएगा, है ना। दिस इज जीरो प्लस 3 डेल्टा x/x इंटू 100 प्लस हाफ इंटू डेल्टा y/y इंटू 100। ये है, मैंने बस डेल्टा ये रिलेशन निकाल के इसमें 100 मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ। तो मुझे एक्चुअली में ये वाली वैल्यू निकालनी है, डेल्टा R/R इंटू 100 इज इक्वल टू, ये तो ज़ीरो हो गया, प्लस 3 इंटू डेल्टा x/x अपॉन 100 इंटू 100 मुझे कितना दिया हुआ है, इज 2 दिया हुआ है, तो 3 × 2 हो जाएगा, प्लस डेल्टा y/y इंटू 100 4 हो जाएगा, इंटू 4 हो गया। तो यहाँ पर दिस विल बी इक्वल टू 6 + 2 यानी कि 8। तो यहाँ पर डेल्टा R/R इंटू 100 इज इक्वल टू 8, यानी कि डेल्टा R/R विल बी इक्वल टू 0.08। ये हो गया आपका परसेंटेज एरर। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया है, इजी क्वेश्चन। आप चलते हैं, तो ये आपका आंसर होगा सेकंड वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द क्वेश्चन इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेकंड बैटरी इज जीरो। सेकंड बैटरी इज, अच्छा इस क्वेश्चन में दिखाया नहीं हुआ है सेकंड दिस इज फर्स्ट बैटरी एंड दिस शुड बी योर सेकंड बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस बैटरी जीरो है। ये R1 और R2 इसके इंटरनल रेसिस्टेंस हैं। तो यहाँ पर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि गिवन क्या है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं इस पॉइंट को A लेता हूँ, इस पॉइंट को B लेता हूँ, तो VAB इज इक्वल टू ज़ीरो है। मुझे ये गिवन है कि VAB इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो पहले तो अगर हम इस पूरे लूप में किरचॉफ लॉ लगाएंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, E1 अगर करंट आई जा रहा है इसमें से, पूरे में से, E1 माइनस IR प्लस E2 माइनस IR1 इज इक्वल टू ज़ीरो।
ठीक है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, आई इज इक्वल टू एफ E1 प्लस E2 अपॉन आर प्लस R2 प्लस R1, सॉरी R2 मैंने कैपिटल आर लिख दिया यहाँ पे, स्मॉल R2 होना चाहिए। हाँ, आर प्लस कैपिटल R2 प्लस स्मॉल R2 प्लस स्मॉल R1, ये आई की वैल्यू हो गई। अब आपको ये पता है कि वी ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो यानी कि वी बी से अगर हम जाएंगे वी बी माइनस IR2 प्लस E2 इज इक्वल टू वी ए है, यानी कि वी ए माइनस वी बी विच इज इक्वल टू वी ए बी इज गिवन टू बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या होता है कि एप्सिलॉन नॉट E2 माइनस आई इंटू R2 इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि E2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2 बाई कैपिटल R प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2, ये है। तो अब आप क्या करोगे कि इसको यहाँ पर देख लेते हैं E2। अच्छा, इस आंसर में R1 ई कुछ और नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये E1 और E2 इज इक्वल टू ज़ीरो है। ये आप यहाँ पर एक और करेक्शन कर लेना आप। तो ये E1 E2 दोनों इक्वल हैं, E2 इक्वल टू इक्वल E1 इक्वल टू ई। तो यहाँ पर आपके पास ये रिलेशन वैसे ही कन्वर्ट हो जाती है कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू टू एप्स ई बाई आर प्लस R2 प्लस R1। तभी मैं सोच रहा था कि बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर जेईई मेन में ज़्यादा क्वेश्चन मुश्किल नहीं आए हैं। तो ये ई और ई कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये वाली वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 2R2 इज इक्वल टू R+R2+R1, यानी कि कैपिटल आर की वैल्यू हो गई आपकी R2 माइनस R1। तो दिस इज R2 माइनस R1 होना चाहिए। तो ये होगा इसका आंसर, सेकेंड शुड बी योर आंसर, 2 शुड बी योर आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन इज सॉल्व। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। For various nuclei, the graph of log R by R naught versus log A is plotted, where R is the radius of nucleus and A is the mass of the nucleus. The slope of the graph will be। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपको जिस रिलेशन की जरूरत पड़ेगी वो है R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए पावर 1/3। ये बहुत बेसिक इक्वेशन होती है, क्योंकि R और R नॉट को रिलेट करती है A से, वेयर R रेडियस ऑफ द न्यूक्लियाई होती है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियाई को मास नंबर से रिलेट करती है ना। R इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियाई, A इज द मास नंबर। तो अगर आप यहाँ पर दोनों पे लॉग लेंगे तो यहाँ पर लॉग R बाई आर नॉट इज इक्वल टू 1/3 लॉग A हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि ln ln दिया हुआ है दोनों पे, तो ln लिख देते हैं। तो यहाँ पर नेचुरल लॉगरिथम लेंगे तो ln R बाई आर नॉट इज इक्वल टू 1/3 ln A हो गया। अब यहाँ पर y है, ये है आपका y ln R बाई आर नॉट, और ये है आपका x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स टाइप की इक्वेशन हो जाएगी, है ना। दिस इज, तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स की इक्वेशन है, जो कि हम स्ट्रेट लाइंस में जानते हैं। इट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जिसका स्लोप है m इज इक्वल टू 1/3। तो ये तो क्वेश्चन मुझे लगता है सॉल्व हो चुका है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेवेंथ क्वेश्चन पे। Question is, a small block is placed on a horizontal rotating disk with respect to vertical axis passing through the center of the disk, यानी कि इधर से बनाऊंगा तो यहाँ से एक्सिस है आपकी I at a constant angular velocity omega. It is rotating with constant angular velocity omega. Then find distance of block from the center of this if disk does not slip. मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इज सपोज दिस इज x, दिस डिस्टेंस इज सपोज x। तो जब ये रोटेट करेगा तो हमें पता है कि एक्चुअली में यहाँ पर जो फोर्स लग रही होगी वो सेंट्रीपिटल लगती है ना, सेंट्रीपिटल। और अगर हम इसको मतलब इसका अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर देते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो यहाँ पर इसके पास एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होगी, इसकी वैल्यू होती है क्या, m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स।
अब ये अगर बाहर की तरफ खिसकने की कोशिश करता है तो इसके पास इसके रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए इसके पास एक और फोर्स लग रही होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन जो इसके ऊपर फोर्स लगनी चाहिए, दैट शुड बी योर म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन अगर आप देखें तो नॉर्मल रिएक्शन तो इसके ऊपर लगेगा, है ना, ऊपर की तरफ लगेगा, जो कि पॉइंट आउट आपकी तरफ कर रहा होगा। तो दिस एन, अगर मैं इसको साइड में बना के दिखाता हूँ इस ब्लॉक को, तो इस ब्लॉक के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, टॉप व्यू से देख रहे हो आप, अगर आप साइड से देखोगे तो इसके ऊपर ऐसा लगेगा, दिस इज एन और दिस इज योर एम जी, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है बाहर की तरफ, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, और इसके ऊपर अंदर की तरफ जो फोर्स लग रही है जो इसके रिलेटिव मोशन को रोक रही है, दैट इज म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स इसको हम कहते हैं। तो अगर आप इसको ये देखेंगे कि एन इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, अगर हम फोर्सेस को इक्विवेलेंट करते हैं, और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में खिसक नहीं रहा है इधर उधर, तो इसका मतलब म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब म्यू इंटू एम जी विल बी इक्वल टू योर एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर x की वैल्यू आप कैंसिल कर दो, x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, म्यू इंटू जी बाई ओमेगा स्क्वायर। इतना ही आपको करना था यहाँ पर, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों से, तो ये फिजिक्स तो आपको बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होना चाहिए इस पेपर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था ये शिफ्ट के फिजिक्स वाला पोर्शन अभी तक, तो जितने क्वेश्चन आए हैं। आगे देखते हैं, 7 क्वेश्चन हो गया है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8th वाले पे। Question is, a cylindrical wire is stretched to double its initial length. Find percentage change in resistance. हमें ये पता होता है कि इसमें रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। इनिशियल इसकी लेंथ अगर L है, इसकी लेंथ अगर 2L से चेंज कर दी गई है, डबल इट्स लेंथ, तो एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये होती है कि जब लेंथ चेंज करते हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑलरेडी चेंज होता है ना, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ये मैंने स्टूडेंट्स को कई बार बताया है कि इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की यही गलती होती है। तो इसका मतलब अगर मैंने इसकी रेडियस आर ली, या आर वन ले लेते हैं, इसकी रेडियस आर वन है और इसकी रेडियस आर टू है, तो यहाँ पर क्या होगा कि पाई आर वन स्क्वायर इंटू एल इज इक्वल टू पाई आर टू स्क्वायर इंटू टू एल, ये चीज़ सेम रहेगी। तो यानी कि पाई पाई आप कैंसिल कर सकते हो, एल एल कैंसिल कर सकते हो, यानी कि आर वन इज इक्वल टू रूट टू आर हो जाएगा। ये एक रिलेशन हो जाएगी जो आपको याद रखनी चाहिए, आर वन इज इक्वल टू रूट टू आर हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, आर वन इज इक्वल टू रूट टू आर हो जाएगा। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। आर यहाँ पर इस वाले में आर रेसिस्टेंस है, ये रेडियस को मत, इसको आप रेडियस मत समझना। रेसिस्टेंस आर वन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए, क्योंकि आपको मैं एक काम करता हूँ, पाई आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू ये कर देता हूँ, पाई आर टू स्क्वायर इंटू टू एल, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आर वन इज इक्वल टू रूट टू आर टू। अब ठीक है, तो रेसिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर आपके पास, आर वन इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए पाई आर वन स्क्वायर, और रेसिस्टेंस आर टू इज इक्वल टू रो इंटू टू एल बाई पाई आर टू स्क्वायर, विच इज इक्वल टू टू रो एल बाई टू इंटू पाई
R2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर, तो R2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका R1 स्क्वायर इंटू 2, यानी कि R2 विल बी इक्वल टू 4R1 हो गया। तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज क्या हो गया, R2 माइनस R1 अपॉन R1, दिस इज योर डेल्टा R बाई R। तो परसेंटेज कितना हो, चेंज कितना हुआ आपका, 4R1 माइनस R1 बाई R1 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 300। तो आंसर शुड बी योर 300, दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Question is the mass and radius of each bodies are respectively capital M and R. Ix is the moment of inertia of solid cylinder about central axis. अच्छा, अगर मैं इसकी सेंट्रल एक्सिस बना देता हूँ, एक मिनट। दिस इज योर सेंट्रल एक्सिस, जो कि यहाँ से निकल रही है, यहाँ से आ रही है। इसके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट द सेंट्रल एक्सिस सॉलिड सिलेंडर का, ये इसकी वैल्यू mr² बाई 2 होती है, विच इज़ गिवन टू बी I1। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क होता है, अच्छा, अबाउट इट्स डायमीटर बोला गया है, तो इसका मतलब द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर मतलब कि ये वाली डायमीटर, अबाउट दिस। तो अबाउट दिस क्या होता है कि ये mr² बाई 2 होता है इसका सेंटर के अबाउट। तो mr² बाई 2, तो mr² आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू इसके अबाउट होता है mr²बाई 4, यानी कि I2 विल बी इक्वल टू योर mr²बाई 4। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग सिमिलरली अबाउट द सेंट्रल एक्सिस जो परपेंडिकुलर जाती है होता है mr²। तो अबाउट इट्स डायमीटर जो होगा, ये डायमीटर अबाउट इट्स डायमीटर विल बी इक्वल टू, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो दिस अबाउट इट्स डायमीटर विल बी इक्वल टू mr²बाई 2 होना चाहिए। मैं एक बार डायमीटर आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो I3 विल बी इक्वल टू योर mr²बाई 2। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस, सॉलिड स्फीयर से अगर आप सेंट्रल एक्सिस पास करेंगे तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 mr²। ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद रहे, वैसे सभी बच्चों को याद रहती है क्योंकि नहीं तो आप क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये वैल्यूज अगर हम इसमें डालेंगे तो आपके पास रेशन क्या दिया हुआ है, अब क्वेश्चन सॉल्व होना चालू होगा, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो 2 × I1 + I2 हमें दिया हुआ है, I1 + I2 इज ई प्लस I3 इज इक्वल टू xi4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 × mr²बाई 2 प्लस mr²बाई 4 प्लस mr²बाई 2 इज इक्वल टू x इंटू 2/5 mr² है। पहले तो mr² सब में कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि दिक्कत ना हो। दूसरा, यहाँ पर आप 1/2, यहाँ से 1/2 2 बाहर निकाल सकते हो, तो दिस ये कैंसिल, 1 + 1/2 यानी कि दिस इज 3/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/5 इंटू एक्स, यानी कि 4/2 यानी कि 2 इज इक्वल टू 2/5 इंटू एक्स। 2 कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू आपकी 5 आ गई, दिस इज योर आंसर। इतना इजी क्वेश्चन जेईई में ने पिछली बार पूछे नहीं थे, पता नहीं इस बार बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं। तो 10th वाला क्वेश्चन हो गया है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Question is 11th one. The 27 liquid drops, each of them charged with potential V are combined to form a single drop. Find the potential of the new drop. अच्छा, सबसे पहले तो हमें रेडियस ऑफ दिस न्यू ड्रॉप निकालना पड़ेगा।
मतलब अगर मतलब मैंने यहाँ पर ईच ड्रॉप की जो रेडियस है, अगर मैंने यहाँ पर इसकी रेडियस कैपिटल आर बोला, दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, इसकी रेडियस अगर आर मैंने कैपिटल आर बोला, और जो बाकी जो रेडियसेस हैं उनकी जो रेडियस मैंने अगर किसी भी एक की मैंने स्मॉल आर बोल दी, स्मॉल आर बता दिया आपको, तो यहाँ पर दिस स्मॉल आर, दिस इज कैपिटल आर। तो आप यहाँ पर एक रिलेशन लगा सकते हैं कि क्योंकि वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, 27 ड्रॉप्स को आपने इक्वेट किया है, तो यहाँ पर वॉल्यूम, कंबाइंड वॉल्यूम सेम रहना चाहिए, यानी कि 27 इंटू 4/3 पाई इंटू आर क्यूब मस्ट बी इक्वल टू 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल कर देते हैं, तो 3r होल क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब, यानी कि कैपिटल आर की वैल्यू हो गई 3 इंटू स्मॉल आर। अब आपको पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल ऑफ द न्यू ड्रॉप। तो पोटेंशियल ऑफ द न्यू ड्रॉप विल बी इक्वल टू व्हाट? अब देखिए पोटेंशियल ऑफ ईच ड्रॉप क्या था, पोटेंशियल ऑफ, ये भी हमें पता है कि चार्ज का भी कंजर्वेशन होता है ना। तो चार्ज ऑन ईच ड्रॉप अगर v इज इक्वल टू ईच ड्रॉप के लिए दिया हुआ है, तो q इज बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू v। ठीक है, तो यानी कि जो q अगर तो था, तो यहाँ पर इसका जो टोटल चार्ज कैपिटल Q हो जाएगा, तो q इज इक्वल टू 27 स्मॉल q हो जाएगा, क्योंकि चार्ज कंजर्व रहता है। चार्ज सबका जोड़ा तो आपने एक नेट चार्ज हो जाएगा, इसका चार्ज Q है, इसका चार्ज भी Q है, इसका चार्ज भी Q है, तो इसका चार्ज कैपिटल Q हो जाएगा, विच इज कैपिटल Q विल बी इक्वल टू 27Q। तो इसकी जो पोटेंशियल V1 इसकी जो हो गई, पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R हो गई। कैपिटल Q इज इक्वल टू 27 स्मॉल q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R की वैल्यू है 3 स्मॉल r, विच इज इक्वल टू 27/3 इंटू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r। तो आपका जो नया वाला पोटेंशियल हो गया, विच इज इक्वल, दिस विल बी इक्वल टू 9 टाइम्स पोटेंशियल ऑफ ईच ड्रॉप। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सेकंड वाला। इसमें कई बच्चे बहुत गलती कर देते हैं कि एक्चुअली में वो डायरेक्ट क्या करते हैं, वो डायरेक्ट सभी का पोटेंशियल सम करके टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू सम ऑफ ईच पोटेंशियल कर देते हैं। ये गलत है। आपके पास जो लॉ, पहली बात तो यहाँ पर क्या क्या अप्लाई हो रहा है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, क्योंकि चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है, तो ईच जो चार्ज है वो कंबाइन होने के बाद सम ऑफ चार्ज बनेगा। पहली बात तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट, जब आपने कोई मास ऐड नहीं किया ना सब्ट्रैक्ट किया, तो नीच जो सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द ईच चार्ज जो ड्रॉप विल बी इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी, आपका आंसर हो जाएगा 2। अब चलते हैं 12th वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 इज ए टर्न ऑफ रेडियस आर इज बैंक्ड फॉर द व्हीकल गोइंग एट स्पीड v। तो यानी कि दिस इज मूविंग एट अ स्पीड v, ये स्पीड v से मूव कर रहा है, जो कि मैं आपको यहाँ दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि ये ऊपर सर्कुलरली मूव कर रहा होगा, ऐसे करके मूव कर रहा है, और इसकी स्पीड होगी v। अगर आप ऐसे देखें तो अंदर की तरफ जाती हुई, ठीक है। द रेडियस ऑफ द रोड इज 75 मीटर, देन द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज 30 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ व्हीकल व्हेन रेडियस ऑफ रोड इज 48 मीटर। तो पहले तो एक रिलेशन जो आपको याद रहना चाहिए, क्या रिलेशन है, क्योंकि ये जब बैंकिंग ऑफ रोड में हम, ये होता है हमारा सेंटर, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा होता है ना, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा होता है, जिसमें ये आपका रेडियस होता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो mg होता है, mg फोर्स नीचे लग रही होती है, ठीक है। दूसरी और कौन सी फोर्सेज लग रही होती हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होता है, तो जिसको अगर मैं ऐसे बता दूंगा, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। और क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है, तो योर दिस एंगल विल बी योर कॉस थीटा। तो अगर मैं इसे कंपोनेंट निकालूंगा, तो वैसे तो मुझे कंपोनेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको क्या बताऊंगा कि यहाँ पर एक एंगल देख लेते हैं अपन,
कि दिस एंगल थीटा, तो योर दिस एंगल बिकम्स थीटा, यानी कि मैं अगर ये वाला एक एंगल बनाऊं, ये एंगल बनाता हूं, तो दिस एंगल बिकम्स योर थीटा। तो इसके केस में आप इसके अगर कंपोनेंट्स निकालोगे तो n cos थीटा विल बी इक्वल टू एम जी, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो होगा इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जो होगा वो होगा n sin थीटा। ये इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या रिलेशन क्या निकल के आती है, रिलेशन इज n cos थीटा इज इक्वल टू एम जी, और n sin थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई स्मॉल आर, जिसकी रेडियस है, इस रेडियस के अबाउट ये घूम रहा है। ये जो रेडियस मानी मैंने है ना, यहाँ से लेके ओ से लेके ए तक, तो दोनों रिलेशन को अगर आप डिवाइड करते हैं 1/2 तो आपके पास एक रिलेशन आता है tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। ये आपको बैंकिंग ऑफ रोड्स में बताया हुआ, ये यूजुअली बच्चों को ये फॉर्मूला याद रहता है। तो अब इस यहाँ से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना चालू होता है। इसने बोला है कि रेडियस ऑफ रोड इज 75 मीटर देन स्पीड इज 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू योर पहले के एक इसमें हो गया 30 स्क्वायर बाई 75 इंटू जी। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द व्हीकल व्हेन रेडियस इज 48 मीटर, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर जो हमें पता करना है, रेडियस 48 है इंटू जी। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि 1 इज इक्वल टू 2। तो आपके पास क्या होगा 30 स्क्वायर बाई 75 जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 48 जी। जी कैंसिल कर दो आप, तो यहाँ पर v इज इक्वल टू 30 75/48, इसका 1/2। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज 25, दिस इज 16, तो ये 5/4 हो गया, यानी कि 30 अपॉन 5/4, दिस इज इक्वल टू 30 इंटू 4 अपॉन 5, तो v इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड। तो दिस शुड बी योर न्यू वेलोसिटी। तो आपका जो आंसर हो गया वो बी हो गया। अगेन एन इजी क्वेश्चन जो कि सिर्फ इस फॉर्मूले पर बेस्ड था, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, जो कि आपने सीबीएसई में भी एक्चुअली में पढ़ा हुआ है, तो ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इज ए पॉइंट पी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी v इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये वाला डायरेक्शन है। ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r एस शोन इन द फिगर द एक्सेलेरेशन p एट द पोलर पोजीशन r, थीटा। ये पोलर पोजीशन है, r, थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी से v से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन तो इसका 0 है, at इज इक्वल टू 0, क्योंकि at dv/dt होता है, dv 0 है तो 0 हो गया। तो बस इसका एक ही एक्सेलेरेशन होगा जो कि सेंटर की तरफ होगा, एंड दिस जो हमें पता है कि वो वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो इसके इस दो कंपोनेंट आई और जे में डायरेक्शन में निकालने को बोला जा रहा है हमसे, तो हम इसके दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकालेंगे दो कंपोनेंट? पहला तो कंपोनेंट एक तो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये सेम है, ये भी एंगल थीटा है, तो ये जो होगा वो ए कॉस थीटा होगा, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ आई। दूसरा कंपोनेंट होगा इसका नीचे के डायरेक्शन में, तो इसको आप लिख सकते हो दिस इज योर ए साइन थीटा में माइनस ये डायरेक्शन में। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो ये जो एक एक्सेलेरेशन की जो एक्सेलेरेशन जो वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ए कॉस थीटा आई कैप माइनस ए साइन थीटा जे कैप। क्योंकि ए की वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई आर इंटू कॉस थीटा आई कैप माइनस वी स्क्वायर बाई आर इंटू साइन थीटा जे कैप। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये कौन ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2।
तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 14th। इस आज मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। 13th हो गए हैं, 14, 15, पता नहीं कितने क्वेश्चन हैं, शायद 20 हैं, तो देखते हैं। 13th हो गए हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज 2 × 10⁸ जो कि आपको दिया हुआ है। परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम इज गिवन दैट म्यू आर इज इक्वल टू 1 फॉर दिस मीडियम। एप्सिलॉन आर कितना है? एप्सिलॉन आर नहीं दिया क्या? हमें पता है कि वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/√, मीडियम में है क्योंकि, तो ये म्यू इंटू एप्सिलॉन होगा। अब हमें पता है कि म्यू इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट होता है, म्यू वेयर म्यू आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी। और ऐसे ही एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन आर इज द एमिसिविटी, इज द ये एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिख सकते हो कि दिस इज सेम एज 1/√, म्यू आर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू आर की वैल्यू तो शायद यहाँ पे दी हुई है, तो इसका मतलब v इज इक्वल, वी भी दिया हुआ है, तो 2 × 10⁸ इज इक्वल टू 1/√1 इंटू एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमें निकालनी है। म्यू नॉट इज इक्वल टू 4π × 10⁻⁻7 होता है, और इंटू एप्सिलॉन नॉट हमें पता है 4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/4π एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻9 होता है। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√एप्सिलॉन आर इंटू 10⁻⁻7 इंटू 9 × 10⁻9 होल पावर 1/2। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 1/√एप्सिलॉन आर इंटू 10⁻⁻7 इंटू 3 इंटू 10⁻9/2 प्लस 7/2, 10⁻15/2 हो गया। तो 1/√एप्सिलॉन आर इंटू 3 इंटू 10⁻15/2, नहीं 9 + 7 = 16, तो 10⁻8 हो गया। तो 2 × 10⁻8 इज इक्वल टू 3 × 10⁻8, तो 10⁻8 10⁻8 कैंसिल हो गया। तो आपके पास एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या आ गई, 9/4। ये था डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। फॉर्मूला आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप कर नहीं पाओगे इसको। अच्छा, स्पेशल इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, कि जब पिछली बार भी मुझे याद है, जो जेईई में 2021 में जो क्वेश्चन पेपर आया था, बिल्कुल सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन आया था। तो इसीलिए बोला जाता है कि पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज़्यादातर कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, उनके बेस पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल 2 × 10⁻6 है। तो यहाँ पर h इंटू न्यू इज इक्वल टू h इंटू न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस हाफ mv²। ये बेसिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन होती है। अब इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल यानी कि न्यू नॉट इज इक्वल टू 2 × 10⁻6 ऑलरेडी दिया हुआ है हर्ट्ज। मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, जब न्यू मिनिमम निकालना होता है तो इसके केस में क्या होता है ना, कि इसके बाद केस में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन मिनिमम होती है, मतलब v इज इक्वल टू जस्ट 0 होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये तो यार बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। एच न्यू मिनिमम इज इक्वल टू एच इंटू न्यू नॉट, यानी कि एच और एच कैंसिल हो गया, तो न्यू मिनिमम इज इक्वल टू न्यू नॉट हो गया।
तो इज इक्वल टू 2 × 10⁶। तो यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन की तो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैं तो बस लिख के दिखा रहा हूँ आपको। तो ये हो गया, फर्स्ट वाला आंसर हो गया इसका। अब पता नहीं, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, पता नहीं एक्चुअली में जो क्वेश्चन था वो इतना ही ईजी आया था या फिर थोड़ा सा घूमा हुआ था। ये तो जब एक्चुअल पेपर आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी लग रहे हैं। अब ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में ऐसा ही होता है, क्वेश्चंस बहुत ईजी लगते हैं लेकिन एक्चुअली जब पेपर आता है तो कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। पर बच्चों ने मॉडरेट ही बोला था इस पेपर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The magnetic field inside the solenoid is B. The number of turns is reduced to half when the current flowing the solenoid is doubled. हमें पता है, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड, बी सोलिनॉइड, इसको अगर मैं बी नॉट बोलता हूँ तो बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, वेयर एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब कि अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दूँ, ये डायग्राम है, ये आपका सिलेंड्रिकल होता है एक्चुअली में सोलिनॉइड ना। सोलिनॉइड ऐसा होता है, इस तरह से होता है। और ऐसे ऐसे वायर के टर्न्स होते हैं इसमें। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, इसकी सेंटर के थ्रू जारी होती है ऐसे करके। थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, सेंटर से गुजारना पड़ेगा इसको, आउटलाइन को। तो सेंटर से गुजार देते हैं अपन, ऐसे है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ये होती है, इसमें सोलिनॉइड में ऐसे निकालते हैं हम। तो ये जो नंबर वायर्स जो होते हैं इसमें से करंट जाता है, यहाँ से ऐसे जा रहा होता है। तो यहाँ पर म्यू नॉट एन आई होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर कैपिटल एन है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर इसकी लेंथ भी दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर ये इसकी टोटल लेंथ होती है ना। ये सोलिनॉइड होता है, बहुत कॉमन केस है। तो यहाँ पर क्या होगा कि बी सोलिनॉइड जो आपको दिया हुआ है ये म्यू नॉट एन आई है। मैं इसका पूरा फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन अपॉन एल इंटू आई। अब दूसरी कंडीशन में आपको क्या बोला हुआ है कि बी वन, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स इज रिड्यूस टू हाफ, यानी कि n/2 हो गया है। 1/l लेंथ, लेंथ सेम रखी है। करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलिनॉइड इज डबल्ड, यानी कि I2I बन गया है। तो उससे केस में आपका जो करंट इज डबल्ड, तो उससे केस में तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि B1 भी सेम ही रहेगा, म्यू नॉट n/l इंटू आई, यानी कि B1 इज इक्वल टू बी नॉट। तो इनिशियल और फाइनल दोनों सेम ही सेम थे। तो इसका मतलब जो पहले जितनी पी पहले थी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही अब है। तो इसका मतलब जो आंसर होना चाहिए वो सेकंड होना चाहिए। इजी क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इन एसी सर्किट सप्लाई वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि ओमेगा की वैल्यू जो है वो आपको 100 दी हुई है, एंड C की वैल्यू आपको दिया हुआ है 400 माइक्रोफेराड, और L की वैल्यू दी हुई है 250/3 मिली हेनरी। R की वैल्यू आपको दिया हुआ है 100 Q, it should be ohm I think. Then the phase angle between the voltage and the current, ये phase angle मैंने डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है कि कैसा होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली में नेट रेसिस्टेंस अगर आप इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकालोगे, एक्सी और एक्सएल के डायरेक्शन में, तो ये जो यहाँ पर होगा नेट, अगर आप नेट निकालोगे ना, तो जब इसका नेट निकालोगे तो इस डायरेक्शन में होगा। मैं फिर ढंग से दिखा देता हूँ आपको। तो नेट अगर आप निकालोगे तो नेट इस डायरेक्शन में होता है ना, ऐसे करके। और इसकी वैल्यू जो होगी वो XC-XL होगी। तो इस इन दोनों के बीच का आपका निकालना है, ये है। तो यहाँ पर आपका निकलेगा, ये होगा XC-XL। तो आपको जो एंगल निकालना है, जो एंगल आपसे पूछा गया है, दिस tan phi इज इक्वल टू योर R अपॉन XL, सॉरी
आर अपॉन एक्स सी माइनस एक्सएल। क्यों एक्स सी माइनस एक्सएल इसलिए किया मैंने, क्योंकि आप अगर एक्स सी निकालेंगे ना, एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी होगा, क्योंकि 1/ओमेगा 1/100 इंटू सी की वैल्यू 400 इंटू 10⁻⁻6 होगी, यानी कि 1/400 हो गया ये। सॉरी, 400 नहीं, इंटू 100, यानी कि 100/4, यानी कि ये हो गया आपका 25 हो गया, 25 ओम। और एक्स से ही अगर आप एक्स एल निकालेंगे तो एक्स एल इज इक्वल टू ये होता है ओमेगा एल। तो ओमेगा की वैल्यू है आपकी 100 दिया हुआ है, 100 इंटू एल की वैल्यू 250/3 इंटू 10⁻³ जो कि मिली में दिया हुआ है, यानी कि तो इसकी वैल्यू होगी 25/3। तो रेसिस्टेंस की वैल्यू आपको 100 दिया हुआ है, तो 100 अपॉन एक्स सी माइनस एक्स एल इज इक्वल टू 25 माइनस 25/3। तो दिस इज इक्वल टू 100/25 इंटू 2/3, यानी कि 3 इंटू 100/50, यानी कि 10/5 इज इक्वल टू 6। ओके, 10/5 इज इक्वल टू 6 आया। पूछा क्या है यहाँ पे, हमारा कोई भी आंसर नहीं है। फेस एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट, वोल्टेज एंड द करंट पूछा गया है, तो करंट इस डायरेक्शन, ओह ओह सॉरी सॉरी, मैंने रिवर्स वाला एंगल निकाल दिया, ये वाला एंगल आपको निकालना था एक्चुअली में। तो 10/5 ये रिवर्स हो जाएगा एक्चुअली में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10/5 गलती हो गई, 10/5 विल बी इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्स एल बाई आर हो जाएगा, यानी कि एक्स सी माइनस एक्स एल, तो ये हम निकाल ही चुके हैं, 25 माइनस 25/3/100। तो दिस इज इक्वल टू 25 इंटू 2/3 इंटू 100, तो दिस इज 10/5। तो 10/5 की वैल्यू जो हो गई वो आपकी हो गई 1/6। तो 10/5 इज इक्वल टू 0.17। तो दिस इज योर आंसर। एक मिस्टेक मुझसे गलती से ये हो गई थी, क्योंकि मुझे गलती से दिमाग में ये आ गया था सॉल्व करते करते कि हमें करंट और वोल्टेज के बीच में निकालना है। वोल्टेज और इसमें पहले है वोल्टेज और करंट के बीच में पहले पूछा गया है, तो आपको रिजल्टेंट और रेसिस्टेंस के बीच में फाई एंगल निकालना होता है। ये गड़बड़ी हो गई थी, है ना, कोई बात नहीं। तो ये आपका आंसर है, इजी क्वेश्चन ही था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इज टू पार्टिकल्स two particles are projected with the same speed v at an angle θ1 θ2, θ1 plus θ2 is 90 degree, height and range of the particle is this and this, second particle is this। तो अच्छा, इसको फटाफट, ये तो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड ही है ये वाला भी, क्योंकि हमें पता होता है कि एक्चुअली में जो रेंज होती है वो u² sin 2θ/g होती है। तो पहले पार्टिकल के लिए ये है, तो दूसरे पार्टिकल के लिए कितनी होगी रेंज, u² sin 2 इंटू π/2 माइनस θ2 माइनस θ1 अपॉन जी, यानी कि R2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी u² sin पाई माइनस थीटा, इज थीटा ही होती है, तो साइन θ1/g 2θ1/g, यानी कि R1 इज इक्वल टू R2 हो गया। पहली चीज, R1 इज इक्वल टू R2, R1 इज इक्वल टू R2, आपके पास एक रिलेशन आ चुका है। दूसरा, इसकी मैक्सिमम हाइट देख लेते हैं, H1 इज इक्वल टू u²sin² θ/2g होता है। H2 इज इक्वल टू u² sin² π/2 माइनस θ/2g होगा, यानी कि इसकी वैल्यू होगी u²cos² तो अगर हम H1 इंटू H2 करते हैं, तो H1 इज इक्वल टू H2 तो है नहीं, H1 इंटू H2 करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास u²sin θ cos θ/2g का होल स्क्वायर।
तो इसका मतलब √H1 H2, तो इसमें मैं ये लिख सकता हूँ u² sin 2 थीटा 1/4g लिख सकता हूँ इसको। 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 2 कर दिया। हाँ, जो कि एक्चुअली में स्टेटमेंट 2 है। स्टेटमेंट 2 इज योर u² sin थीटा u²sin²θ/2g इंटू u²cos²θ/2g, विच बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 2 आपका सही है बिल्कुल। स्टेटमेंट 1 इज R1 इज इक्वल टू R2, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फोर रूट H1 H2 u²sin 2θ/g, हाँ दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये आप जो रेंज है इसको आप लिख सकते हो कि दिस इज इक्वल टू 4√H1 H2, जो कि नीचे से निकाला है हमने। तो इसका मतलब आपके पास जो स्टेटमेंट है, पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं आपके पास। तो इसका मतलब आपका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो ए होना चाहिए। तो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व, इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। For metal cube, the linear expansion coefficient is alpha. The temperature of cube is increased by delta theta and the percentage change in the volume of the cube. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आप बिना उसके सॉल्व किए सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमें बस यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज इक्वल टू 3 इंटू लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द कोफिशिएंट। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या होगा कि डेल्टा वी अपॉन वी, क्योंकि वॉल्यूम जो क्यूब का होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, यानी कि डेल्टा वी अपॉन वी करेंगे आप तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 3 डेल्टा ए अपॉन ए, ये हो जाएगा। यानी कि डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 विल बी इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। अब डेल्टा डेल्टा ए बाई ए मतलब ये लेंथ में चेंज आ रहा है। जब अगर मैंने क्यूब की लेंथ ए ली है तो ए इज द एड्ज लेंथ ऑफ क्यूब, तो डेल्टा ए बाई ए क्या हो जाएगा, 3 अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100। तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज वॉट, दिस इज इक्वल टू 300 अल्फा डेल्टा थीटा। तो ये हो गया आपका आंसर, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू 300 अल्फा डेल्टा थीटा। अब ये क्वेश्चन ऐसे है ना कि इन क्वेश्चंस को ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि इन क्वेश्चंस को आपको बिना देखे मेंटली कैलकुलेट कर लोगे ना तब भी सॉल्व हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन हैं। तो इस पेपर को अगर देखा जाए, अगर सिमिलर पेपर आया था, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर अब ऐसा ही क्वेश्चन आया था तो इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, सिर्फ मेंटली कैलकुलेट किया जाए तो बिना पेन पेपर यूज़ किए आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा इस पेपर को सॉल्व करने में। तो आप बाकी बचा हुआ जो टाइम है वो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में लगा सकते हैं। मैथमेटिक्स का ही पेपर डिस्कस करूंगा मैं और केमिस्ट्री का भी कैसे आए हैं, तो आपके पास मैथमेटिक्स पेपर को सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम बचा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 इज, अब मेरे पास क्वेश्चन 20 हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो हैं वो मेरे पास जैसे आएंगे मैं आपको उसको डाल दूंगा सॉल्व करके, है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज कल डिस्कस करने के लिए, फिर उसके बाद बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं जो भी मुझे स्टूडेंट से पता चलेंगे वो मैं आपको यहाँ पर अगले अलग वीडियो बना के पार्ट 2 में बना के डाल दूंगा। तो ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो द टू पार्टिकल्स ए एंड बी मूविंग along the same straight line position of particle A and B is given by this and this. At what time the velocity of both particle will be same? गिवन मतलब हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, डी एक्स ए अपॉन डी टी, ये वेलोसिटी ऑफ ए होगी। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 माइनस 3 अल्फा टी स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ बी विल बी व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू डी एक्स बी अपॉन डी टी। तो इसका मतलब जो आपकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 1 प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर। अब
किस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी इक्वल है, यानी कि वी ए इज इक्वल टू वी बी। तो इसका मतलब 2 माइनस 3 अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर, यानी कि 1 इज इक्वल टू 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। तो यानी कि टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो इसका मतलब टी की वैल्यू हो गई 1/√3 इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो दिस इज योर आंसर। एट दिस टाइम दिस विल बी इक्वल, their velocities will be equal। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये आपका 20 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस होंगे, अगर अभी तक मेरे पास नहीं आए हैं, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं अगर वो होंगे तो फिर मैं आपको बाकी क्लास में डिस्कस कर लूँगा, जो एक और वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो, इसको देखते रहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे जो आगे बच्चे जो बच्चे आगे पेपर देने वाले हैं, क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भले ही क्वेश्चन सेम ना हो एक्चुअल एग्जामिनेशन में सिमिलर, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ज़रूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ, पूछे गए होंगे बच्चों से, लेकिन बच्चों की जो मेमोरी से क्वेश्चन निकले हैं वो यही वाले क्वेश्चन हैं। तो इसमें अगर आपको ध्यान क्या देना है कि क्वेश्चन आपको ईजी लगेंगे सॉल्व करने पर, लेकिन जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है उस पर ध्यान दीजिए कि जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो आपको आता है कि नहीं। अगर आता है तो ओके है, आप कर पाएंगे आसानी से। अगर नहीं आता है तो उसको तुरंत समझ लीजिए कि वो कॉन्सेप्ट कैसे होगा। अगर नहीं आता है तो अपने टीचर से समझ लीजिए, नहीं तो मुझे डाउट पूछ के मुझसे पूछ सकते हैं आप। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में। और जिन बच्चे को पेपर इस शिफ्ट में थे वो अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं कि उनके आंसर्स कितने करेक्ट थे, उन्होंने कौन से क्वेश्चन सही किए, कौन से गलत किए, और जो गलत हुए वो क्यों गलत हुए, जिससे कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो जुलाई में जो अटेम्प्ट होगा उनका, उसमें सिमिलर मिस्टेक्स ना हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस एंड देखते रहिए। मैं और भी आने वाले टाइम में और भी वीडियो बनाऊंगा, जल्दी जल्दी बनाऊंगा, जिससे कि आपको सभी के और के सॉल्यूशंस मिल जाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।